बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में अरसद मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद खर्ल साहब। और इस वक्त कॉल लाइन से में ज्वाइन किया है तर्जमान जमात इस्लामी पाकिस्तान कैसर शरीफ साहब ने। नाज़रीन, अभी से 72 घंटे बाद पाकिस्तान एक नए जमहूरी दौर में दाखिल हो जाएगा। और क्या इस इलेक्शन को आम आवाम एक्सेप्ट करेगी? इलेक्शन 2024 होने तो जा रहे हैं। 8 फरवरी से पहले इलेक्शन मुतनाज़ हो चुके हैं। आवाम के अंदर शुकूक व शुबहात अपनी जगह कायम हैं। क्या इन इलेक्शन पर जो सवालात खड़े किए गए हैं, आने वाली गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई कर सकेगी? क्या बनने वाली गवर्नमेंट जिन पर सवालात अभी से हैं, जिनको सेलेक्ट कर लिया गया है या इलेक्टिबल्स हैं, उनके हवाले से सवालात जो आवाम करना चाहती है? तो तमाम जमात इस्लामी पाकिस्तान इस वक्त कैसर शरीफ हमारे साथ मौजूद है। कैसर साहब, जमात इस्लामी भी इस सारे सिनेरियो को देख रही है। जिस तरह से इलेक्शन होने से पहले काफ़ी हद तक मुतनाज़े तस्वर किए जा रहे हैं, क्या इस हवाले से जमात इस्लामी कोई सवाल उठा रही है? समझती है कि वाक़तन इलेक्शन शफाफ हैं? क्या वाक़तन के इलेक्शन जो है पहले से तयशुदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन 2024 8 फरवरी का अनाउंस किया गया है, शफाफ और फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान को मसाइल से निकालने का आगाज़ जो है वो हो सकता है। लेकिन फेयर एंड फ्री के हवाले से जब बात की जाती है तो जमात इस्लामी इस पर कई बार गुफ्तगू कर चुकी है कि ये तासुर जो बन रहा है कि किसी एक पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है और सारे लोगों को बराबरी की सतह पर जो मौका है वो मुयस्सर नहीं है। ये तासुर जो है ये फौरी तौर पर ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि जो हम मुतालबा करते रहे हैं कि 3 इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हों, जिसमें इलेक्शन कमीशन, जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट और अदलिया निज़ाम, और तीसरा जो है एस्टेब्लिशमेंट। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसको देखना होगा। जमात इस्लामी इस पे मुतालबा करती रही है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो करवाया जाए और इस तासुर को ज़ाहिर किया जाए कि किसी एक फ़र्द को सपोर्ट किया जा रहा है या किसी के लिए रास्ता जो है वो रोका जा रहा है। अगर ये इसी तरह फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होता तो ये पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, 24 करोड़ आवाम के लिए ये कोई अच्छा साइन नहीं होगा। इससे नतायज जो हैं इलेक्शन के वो दीगर पार्टियां उस तरह तस्लीम नहीं करेंगी और ये इलेक्शन भी 2018 की तरह ऐसा ना हो कि ये मुतनाज़ करार पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जमात इस्लामी आपके शो में इस हवाले से मुतालबा हम करते हैं अपने इन इदारों से भी और जो निगरान हुकूमत है उससे भी कि इन चीज़ों का असर नौ जायज़ा ले और इन चीज़ों को, ये जो तासुर बना हुआ है इसको ज़ाहिर करे और सबको बराबरी की सतह पर जो है वो इलेक्शन में मौका मिले। ठीक है। अच्छा कैसर साहब, जिस तरीके से आपने तफसार या खदशात या शकूक व शुबात अभी तक के जो इस सारे प्रोसेस के ऊपर जाहिर किए हैं, अगर ये दूर नहीं किए जाते हैं और इसी तरीके से 8 फरवरी का इलेक्शन आ जाता है तो इसके नतीजे में आने वाली हुकूमत क्या 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना कबल वक्त है। डिपेंड करता है कि इलेक्शन का माहौल जो ठीक 2-3 दिन बाद चीज़ें रूपजीर होनी है, उसके हवाले से लोगों की ऑब्जर्वेशन और लोगों की मॉनिटरिंग जो है वो क्या कहती है। तो उसके बाद ज़ाहिर है सारी सियासी जमातों का इसके नतायज को मानना, तस्लीम करना, ये एक अहम सवाल होगा कि इस पर सियासी जमातें जो हैं वो क्या लाहे अमल इख्तियार करती हैं और क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान मुआशी, सियासी और समाजी मसाइल का इस वक्त सामना कर रहा है और बदअमनी भी एक इशू बना हुआ है, इसमें एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाया जाए कि जिस पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक हो और तमाम सियासी जमातें उसके नतायज को बाखुशी माने। जो हारने वाला है वो अपनी हार तस्लीम करे और जो जीतने वाला है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो उसने मंशूर का ऐलान किया हो उस पर अमल दरामद करने की तरफ बढ़े। और पोलराइजेशन जो है सियासत में बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने परसों भी खिताब करते हुए ये कहा था कि हम इलेक्शन के बाद इस पोलराइजेशन के ख़ात्मे के लिए तमाम सियासी जमातें
स्टैब्लिशमेंट और बाकी जो हमारे इदारे हैं उनको चाहते हैं कि हम डायलॉग की तरफ लेके आए ताकि मुल्क जो है वो कैसर साहब, डायलॉग की आपने इससे बात की कि सिराजुल हक साहब ने कहा कि डायलॉग की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। बानी पिचाई इमरान खान से मुलाकात की बात गश्ती है कि सिराजुल हक साहब की मुलाकात हुई है, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है? देखिए, ये मुलाकातें तो खैर उनकी गिरफ्तारी से पहले की हैं और अंदरूनी कहानी जो है आजकल कुछ छुपी नहीं रहती। जमात इस्लामी ने हमेशा अपने मुल्क में मुस्बत किरदार जो है वो अदा किया है। इस तरह बानी पीटीआई से भी हमारी मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब से भी उस वक्त हमारी तफसीली मुलाकात हुई और हमने कोशिश की कि मामलात को डायलॉग के जरिए सुलझाया जाए, मसाइल को जो है वो टेबल पर लाया जाए और उसका कोई मुनासिब हल तलाश किया जाए कि जिससे मुल्क में किसी भी चीज़ पर कोई डेडलॉक पैदा ना हो और मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो हमारे मुआशी हालात हैं और जो बदअमनी का मामला है और जिस तरह सोसाइटी में पोलराइजेशन है, जिस तरह लोग एक दूसरे को गालम गलोच और बुरे अलकाबात और इल्ज़ामात से नवाजते हैं, ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने इनिशिएट किया और आगे बढ़ते हुए जो है वो अपना किरदार अदा किया और हमेशा की तरह जमात इस्लामी ने कोशिश की कि मुल्क में एक अच्छी फिजा जो है वो बने और मुल्क के लिए वो फिजा नागुज़ीर है, ज़रूरी है। तो उस एफर्ट को हम नहीं समझते कि वो उस तरह को बड़े पैमाने पर उसने कामयाबी हासिल की, लेकिन ये कि उसका खासा फायदा भी हुआ। लेकिन अब हालात फिर जो हैं वो जूं के तूं हैं। इस तरह की सूरत हाल में मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, इदारे हैं, उनमें एक लाइजोन हो और डायलॉग के जरिए मसाइल का हल जो है वो तलाश किया जाए और ये जो सियासी पोलराइजेशन है जिसका बिल आखिर मुल्क को नुकसान हो रहा है, इसके खात्मे के लिए, इसको बेहतर करने के लिए किरदार अदा किया जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा की तरह जमात इस्लामी ने इसके को अपनाया है और अभी भी ऐलान किया है कि इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि मुल्क में उसकी जो अच्छी फिजा है वो पैदा हो सके। और सब अच्छी फिजा की आप बात कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर अच्छी फिजा पैदा होनी चाहिए। यकीनी तौर पे हर मुहिब वतन पाकिस्तानी ये चाहता है कि वतन अजीज़ जो है वो फले फूले और उसके अंदर अमन का गहवारा बने। लेकिन कैसर साहब, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात तस्वर की जाती है, ग्राउंड पर बहुत बड़ा वोट है लेकिन इलेक्शन से बाहर है, उनके उम्मीदवार उनका इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम है और आज़ाद तस्वर किए जा रहे हैं। उसके बाद जो फैसला आया इद्दत में निकाह के केस के हवाले से, जमात इस्लामी एक इस्लामी और मजहबी सियासी जमात है, आप क्या समझते हैं जो ये फैसला आया है इद्दत में निकाह का केस जो है, इसको कानूनी लिहाज से भी आप क्या तस्वर करते हैं इस हवाले से और इस्लामी लिहाज से क्या ये बेहतर था पाकिस्तान के लिए? देखिए, इस्लामी लिहाज से तो अगर किसी की कोई गलती, कुताही और कमी रह जाती है तो उसको फतवों की नज़र से नहीं देखना चाहिए, कीड़े नहीं तलाश करने चाहिए, हामियां नहीं तलाश करनी चाहिए। वो कोई भी हो, वो इमरान खान साहब हों, उनका ख़ानदान हो या मैं और आप हों या कोई और सियासतदान हो, तो मैं ये समझता हूँ कि इस नज़र से इस मामले को नहीं देखना चाहिए और ये तासुब जो पैदा हो गया है कि उनको खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और विक्टिमाइजेशन हो रही है, इससे हमें निकलना चाहिए। इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ते, मुआशरे में अमन नहीं आता, सुकून नहीं आता, पोलराइजेशन ख़त्म नहीं होती और जब ये चीज़ ख़त्म नहीं होती तो यही सोसाइटी और मुआशरा जो है ये बदअमनी का भी शिकार होता है और उसमें सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं होती और यही चीज़ आगे बढ़ के मुल्की लेवल पे जाके मसाइल का बायस बनती है। तो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली ये समझता हूँ कि इन चीज़ों से शरीयत को और शरई मामलात को, अगर किसी की कोई गलती है, फिर भी अगर गलती नहीं है, फिर भी हर दोनों सूरतों में इस तरह इसको सियासी तौर पर जो है वो नहीं उछालना चाहिए। बाकी जहाँ तक अदालतों का मामला है, अदालत ने किसी को सजा दी है और किसी को माफ़ किया है, तो ये अदालतों को ज़ाहिर है हमारा पहले दिन से मुतालबा है कि अदालतें जो हैं वो जब तक फेयर रोल प्ले नहीं करेंगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। माजी करीब में भी बहुत सारे फैसले हुए, अब भी हो रहे हैं। तो हम ये तकाजा करते हैं कि ये जो कल्चर है कि आज का हीरो जो है वो कल को ज़ीरो करार पाता है और कल का जो जिसको ज़ीरो किया गया होता है वो दोबारा से हीरो करार पा जाता है, तो इससे हमें निकलना पड़ेगा और मेरिट को फरोग देना होगा कि जो बंदा वाकयातन को गलती करता है और किसी चीज़ में मुलव्वस पाया जाता है, मेरिट पर उसको सजा दी जाए या उसको रिहाई और बरी किया जाए तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे इदारों को भी न्यूट्रल किरदार अदा करना चाहिए ताकि सोसाइटी में उनके हवाले से
जो उनका एक वकार है, जो उनका भरम है, वो खत्म ना हो, बल्कि वो अपने वकार को बहाल करें। जमात इस्लामी ने अपने मंशूर में भी ये शामिल किया है कि हम ठीक है। अपने जो इदारे हैं, हमारी हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह हम उनके वकार को बहाल करेंगे और उनकी जो कारकर्दगी है वो इसी तरह होगी कि वो सबके लिए बराबर होंगे और सबको वो बराबरी और डील करेंगे। अच्छा कैसर साहब, अगर हुकूमत 8 फरवरी को नून लीग की बनती है, पीपल्स पार्टी की बनती है, या दोनों मिलकर हुकूमत बनाते हैं, तो आप हुकूमत का हिस्सा बनना पसंद करेंगे या अपोजिशन में बैठेंगे? मैं ये समझता हूँ कि मेरिट पर इंशाल्लाह इलेक्शन हुआ तो हुकूमत जमात इस्लामी की बनेगी। जितनी पजीराई मैं देख रहा हूँ और मुख्तलिफ सर्वेज ने ये साबित किया है कि सराजुल हक साहब जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पर सामने आए हैं। इसी तरह कराची में मकरान डिवीजन और ग्वादर में जमात इस्लामी को जिस तरह लोगों ने इज्जत से नवाजा, वोटों से नवाजा, तो अगर इलेक्शन फेयर होता है तो ये वोटों का जो आप देखें इसकी तादाद और जमात इस्लामी की कामयाबी का ग्राफ जो है वो गैर मामूली तौर पर आपको नजर आएगा। और जिसका ग्राफ गैर मामूली होगा, जिसको अवाम मैंडेट देंगे, हुकूमत उसी की बननी चाहिए। तो हम पुरुमीद हैं कि इन दोनों की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों आजमाए जा चुके हैं। दोनों ने पाकिस्तान को तरक्की की बजाय तनज़ली दी है। दोनों ने पाकिस्तान की अवाम को सहूलत की बजाय उसकी तकालीफ और उसके मसाइल में इजाफा किया है। दोनों ने कैसर कर्जों साहब वो पर तो बात ठीक है, जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो ग्राउंड पे नजर आता है। सराजुल हक साहब जो है पॉपुलर लीडर भी समझ आते हैं, उनकी अच्छा ग्राफ है। अल खिदमत की सूरत में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी तारीफ करना बनती है। ग्राउंड लेवल पे अल खिदमत की एक मिसाल है। लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता इलेक्शन उठाकर देख लिए जाएं तो जमात इस्लामी कोई मुतमिन पोजीशन के साथ खड़ी नजर नहीं आती, क्या वजह है? देखिए, जमात इस्लामी ने पहले दिन से इलेक्शन कमीशन के क़वायदो ज़वाबित की पाबंदी करती है, दीगर लोग नहीं करते। पैसे का खेल बना दिया सियासत को। खरीदो फरोख्त लाहौर में भी आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, जगह जगह से इतलात आ रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन को अपने क़वायदो ज़वाबित पर अमल दरामद करना चाहिए, तो जमात इस्लामी जीतेगी। अगर हमारा पोलिंग सिस्टम जो है वो फ्री हो जाए और उसको फेयर एंड फ्री बना दिया जाए, तो जमात इस्लामी अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में मौजूद है, आपको जीतती हुई नजर आएगी। लेकिन जब ये चीजें जो हैं इनमें ये फॉल्ट्स होंगे, दौलत का खेल बना दिया जाएगा, क़वायदो ज़वाबित कुछ होंगे, लेकिन पैसे का जो खेल है, अरबों रुपए एक हल्के पर लगेंगे, पब्लिसिटी पर लगेंगे, लोगों के जहनों को कैप्चर करने के लिए सोशल और डिजिटल मीडिया पर अरबों रुपए की जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे में जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है जो मुकम्मल तौर पर जमहूरी पार्टी है, जो इस्लामी पार्टी है, जो प्रोग्रेसिव पार्टी है, जो खुशहाली और तरक्की चाहती है, अमन चाहती है और चाहती है कि हमारा जो नौजवान है वो मायूसी से निकले और पाकिस्तान में उसको रोजगार भी मिले और उसकी इज्जत में आपने भी। बात की कि ये एक इस्लामी सियासी जमात है। जो दीगर इस्लामी जमातें हैं, लाइक तरीके बैक पाकिस्तान है, जमीयत उलमा इस्लाम है, दीगर जमातों के साथ कितना आप समझते हैं कि कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर इस्लामी सियासी जमातों का भी इत्तेहाद मुमकिन है और कितना शेयर हासिल कर सकती हैं ये जमातें? देखिए, जमात इस्लामी दीगर सियासी जमातों से इसलिए भी मुख्तलिफ है। असद खरल साहब एक बड़े वाइज सहाफ़ी हैं, बहुत पुराने हैं, पूरी तारीख को जानते हैं। जमात इस्लामी में ना तो फ़िरका वारियत है, जमात इस्लामी में ना तो जो है वो इस चीज़ पर किसी पर फतवा कभी दिया जाता है और ना ही किसी को खुदा न खास्ता वो सख्त जुमले जो हैं उसके हवाले से बोले जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के सोसाइटी और मुआशरे में बड़ी पजीराई है मजहब के हवाले से और लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन कुछ सियासी जमातों का जो किरदार है वो बिल आखिर किसी को सपोर्ट, ऐसे फर्द को सपोर्ट कर देते हैं कि जो पाकिस्तान के मसाइल को बढ़ाने वाला है, पाकिस्तान को मुश्किलात में डालने वाला है और पाकिस्तान में जो करप्शन है उसको फरोग देने वाला है। तो फिर लोग जो हैं उनका यकीन जो है वो डोल जाता है कि ये मजहबी लोग भी। इसीलिए जमात इस्लामी ने ये फैसला किया था कि हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, तराजू के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज हम उसी फैसले पर कायम हैं। 2019 में ये हमने डिसीजन किया और आज जमात इस्लामी अवाम के सामने मौजूद है, अपने निशान पर मौजूद है, तराजू के साथ, अपना झंडे के साथ मौजूद है और हमने किसी भी
पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया, ताकि जमात इस्लामी का जो मंशूर है, विजन है, जो हमारी पार्टी की क़यादत का फहम फरासत है, सिराजुल हक साहब की जो दूरअंदेशी है, उसको बरूए कार लाकर हम आवाम से अपील करें कि अवाम हमें वोट करें और हमें इक़्तिदार दें, ताकि हम पाकिस्तान को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। ठीक है। अच्छा कैसर साहब, जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात में कराची में जमात इस्लामी ने वाज़िया अक्सरियत हासिल की, लेकिन अक्सरियत पर अकलियत को गालब कर दिया, सब ने देखा और उस पर बड़ा एहतजाज भी हुआ, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। क्या आइंदा भी अगर कराची में या सिंध में इसी तरीके से धौंस धांधली से अक्सरियत जो है उस पर अकलियत को गालब करने की कोशिश की जाएगी, नताइज चेंज किए जाएंगे, या नताइज के बाद भी आगे जो है जिस तरीके से मेयर के इलेक्शन में हुआ वो सिलसिला होगा, तो उस पर क्या फिर स्ट्रेटजी आपने इख्तियार किया है, क्या लायामल इख्तियार करेंगे? असद साहब, उसका नतीजा निकल रहा है। आप अगर कराची का विजिट कर लें तो नतीजा घर घर से आवाजें आ रही हैं, नतीजा निकल रहा है और 8 फरवरी को वो नतीजा इंशाल्लाह सबके सामने आ जाएगा। वो नतीजा है कि लोग पीपल्स पार्टी को नापसंद कर रहे हैं, लोग उसके रवैये पर तनकीद कर रहे हैं और लोग ये वाज़े और दो टोक कह रहे हैं कि ये जमहूरी रवैयों की नफी है। पीपल्स पार्टी ने जो तरीकाकार इख्तियार किया है, ये वोट के साथ अवाम की जो अमानत है उसके साथ मजाक है, और जमात इस्लामी का जो ज़बरदस्ती और मुख्तलिफ हरबे अपना कर रास्ता रोका गया है, लोगों ने इसको सख्त नापसंद किया है। अगर आज भी आप देखें तो कराची में जो बारिश की वजह से मसाइल बने, तो लोग जमात इस्लामी की आवाज़ से आवाज़ मिला रहे हैं। और कराची के अंदर हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, एक पॉपुलर लीडर हैं। जमात इस्लामी एक पॉपुलर जमात है और कराची की नंबर 1 जमात है। तो 8 फरवरी को इंशाल्लाह उस रवैये का नतीजा आपके सामने होगा कि वहां से ये जो तीर है, एमक्यूएम है, या इनको आपस में इत्तेहाद करने वाले, सपोर्ट करने वाले, जबरदस्ती सियासी शादियां करके फायदा उठाने वाले सारे जो हैं, इनका बोरिया बिस्तर गोल होगा और लोग तराजू के जरिए जमात इस्लामी पर इंशाल्लाह। कराची की अगर बात की जाए तो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान एक मजबूत पोजीशन के साथ नजर आते हैं। अगर बात की जाए तरीके लबैक की, तो हाफिज साद रिजवी बहुत एक बड़े मार्जिन के साथ कराची के अंदर मौजूद हैं। क्या ये दोनों इस्लामी जमातें वहाँ पे इत्तेहाद करके जो बाकी जमातें वहाँ पे लाइक हैं, एमकेएम ने या पीपल्स पार्टी ने जगह वहाँ पे बना रखी है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता? ऐसी कोई स्ट्रेटजी है? देखिए, एमकेएम जो है वो माजी का किस्सा है, वो ऐसा चला हुआ कारतूस है, थका हुआ घोड़ा है। उसकी मानंद जो है उसको अब जबरदस्ती ताकत के इंजेक्शन दे के जबरदस्ती उसको जो है ना वो एनर्जी ड्रिंक्स के जरिए उठाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुमकिन नहीं है। एमकेएम अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं होगी। जिस तरह 2020, 21, 22 और 23 के साल वापस नहीं आ सकते, इंशाल्लाह एमक्यूएम कराची में अब कभी वापस नहीं आएगी। अवाम ने उसको मुस्तरद किया है, नौजवान उसको नापसंद करते हैं और बुरी तरह जो है वो इस खौफ की वजह से एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाब का बाइकाट किया ताकि वो एक्सपोज ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि माजी का किस्सा बन चुकी है एमक्यूएम, और एमक्यूएम को अब लाले पड़े हुए हैं। कभी उनको तकसीम किया जाता है, कभी उनको इकट्ठा किया जाता है कि कुछ रिजल्ट सामने आए, लेकिन हकीकी जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो ये है कि इस सब के बावजूद एमक्यूएम के अंदर कोई जान और ताकत नहीं है। अवाम में उनके हवाले से कोई अच्छी राय पाई नहीं जाती। और जो लेटेस्ट सर्वे आया है कराची के हवाले से, जिस तरह 2 हफ्तों के अंदर 19% मजीद पजीराई जो है वो जमात इस्लामी की बढ़ी है, ये इस चीज़ की निशानदेही करती है इंशाल्लाह कि आने वाला जो वक्त है और ये 2024 का जो इलेक्शन है 8 फरवरी को, इंशाल्लाह जमात इस्लामी एक बड़ी कुव्वत के तौर पर जो है वो कराची से भी नजर आएगी और पूरे पाकिस्तान से भी जमात इस्लामी एक बड़े वोट बैंक के जरिए सियासी पर एक ताकतवर रोल अदा करती हुई आपको इंशाल्लाह नजर आएगी। अच्छा कैसर साहब, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में क्या पोजीशन देख रहे हैं हम? पिछली मरतबा तो कुछ सीटें तो नहीं ले सकी, वोट तो जरूर था जमात इस्लामी का, लेकिन इस दफा आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीटें भी ले पाएगी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जमात इस्लामी? देखिए, पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां सिराजुल हक साहब गए हैं, गुज़श्ता दिनों की बात करूं तो शकरगढ़ में तारीख का सबसे बड़ा जो है वो जलसा हुआ। वहां जमात इस्लामी के पीपी के उम्मीदवार तलत रशीद चौधरी साहब ने जो जलसा किया, वो नारोवाल की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। जितने बड़े पैमाने पर आम आदमी और अवाम उसमें शरीक हुई,
तो ये मैं ये समझता हूँ कि वो जलसा नारोवाल के उन हलकों के अंदर रेफरेंडम था कि लोगों ने उसको पसंद किया। उसी दिन फैसलाबाद में जलसा था, बहुत बड़ा जलसा हुआ। अगर मैं कल की बात करूं तो इस्लामाबाद और पिंडी लियाकत बाग के अंदर जमात इस्लामी के बड़े जलसे हुए। तो पंजाब के अंदर जहां जहां सिराजुल हक साहब जनूबी पंजाब गए हैं, अगर हम मुल्तान की बात करें, लिया की बात करें, रहीम यार खान बहावलपुर की बात करें, डीजी खान की बात करें, तो ये सारे जो बेल्ट और सारे इलाके हैं इसमें बड़े शानदार जलसे जमात इस्लामी ने किए हैं और बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो आए हैं। तो मेरे पास जो ठीक है कैसर साहब। पैमाना है उसको नापने के लिए वो लोगों में पजीराई है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जमात इस्लामी बड़े लेवल पर आगे आई है। जमात इस्लामी के जो लीडर सिराजुल हक साहब हैं उनकी पजीराई में भी इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ ठीक है सर्वे कैसर साहब, यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, जमात इस्लामी की पोजीशन और तरीके इंसाफ की मौजूदा सिचुएशन पे बात करेंगे। लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा बात का आगाज वहीं से करेंगे। पाकिस्तान तरीके बात सुन सकते हैं कैसर साहब। इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत समझती है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर जुल्म किया गया, साइड लाइन लगा दिया गया। जमात इस्लामी इत्तेहादी रही है किसी वक्त में तरीके इंसाफ की, तो क्या समझते हैं जमात इस्लामी, इसका मौक़िफ़ क्या रखती है जो तरीके इंसाफ के साथ मौजूदा सिचुएशन में किया जा रहा है? कैसर साहब से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। कल साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो किया गया, क्या इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या कम बैक कर पाएगी आने वाले इलेक्शन में? देखिए जो मौजूदा सूरत है तो शायद जिस तरीके से उसको दीवार से लगाया गया, लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया है जमात इस्लामी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है, तो अभी गालबन सिराजुल हक साहब जो है उनका तो बयान यही है कि उनके साथ जो है ज़्यादती हो रही है और अभी जो केस का फ़ैसला है उसके ऊपर भी अभी उनका जो मौक़िफ़ आ चुका है कि इस तरह के जो केसेस हैं इनको मतलब नहीं लाना चाहिए ये किसी के निजी मामलात को भी। तो जहाँ तक मामला है कि कम बैक करेगी नहीं करेगी, ये तो बात तयशुदा है कि जो आप एक ख़ास टाइम तक किसी चीज़ को भी दबा सकते हैं, उसको साइड लाइन लगा सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर किसी चीज़ को भी आप दबा कर नहीं रख सकते। अगर 8 फरवरी को पीटीआई के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं या जो ग्राउंड के ऊपर उसकी पॉपुलैरिटी ग्राफ है, अगर उसको उसका वोट की शक्ल में उसका नतीजा नहीं आएगा तो यकीनी तौर पर आने वाली जो हुकूमत होगी, कोई भी जिस जमात की भी होगी, वो अवाम की अक्सरियत की हमायती हुकूमत नहीं होगी। और जो अवाम की अक्सरियती हमायती हुकूमत नहीं होगी वो मुझे नहीं लगता कि फिर वो 5 साल पूरा कर पाएगी। कैसर साहब, इस वक्त आपसे जमात इस्लामी पाकिस्तान क्या तरीके इंसाफ के हवाले से कोई डील का किरदार अदा करेगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए? कैसर साहब, जमात इस्लामी पाकिस्तान पाकिस्तान तरीके इंसाफ की दीगर पार्टियों के साथ टेबल टॉक या एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के लिए किरदार अदा करेगी? देखिए हम तो माजी में भी मैंने जिस तरह बताया कि हमने ये किरदार अदा किया और अभी भी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने जो 2-3 दिन पहले वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद हम इस पोलराइजेशन के खात्मे के लिए किरदार अदा करेंगे और सियासी पार्टियों, एस्टेब्लिशमेंट और बाकी सारे लोगों को कोशिश करेंगे कि वो टेबल पर आएँ और एक डायलॉग जो है वो करें और मुकालमे के ज़रिए मसले का हल जो है वो तलाश किया जाए। तो बिल्कुल जमात इस्लामी की क़यादत इस पे बिल्कुल किरदार अदा करेगी और हम कोशिश करेंगे कि मुल्क से ये जो तनाव वाली कैफियत है और ये जो पोलराइजेशन की वजह से एक शिद्दत आई हुई है, इसकी कमी हो, ताकि सोसाइटी में अमन भी आए, सुकून भी आए और मुल्क जो है वो बेहतर अंदाज में इत्तफाक़े राय से आगे चीज़ें जो हैं वो बढ़ें। अच्छा कैसर साहब, ये जो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है इसके ज़रिए जो जमात इस्लामी है क्या वो अपना मंशूर जो है उस पर अमल दरामद करा पाएगी या इसके लिए जो निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है?
देखिए, ये बिल्कुल निज़ाम का मसला नहीं है, हमारे आइन का मसला नहीं है। हर चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह, क्लियर और दो टोक मौजूद है। मसला है खरल साहब अमल दरामद हम्म। एक मेरिट पर फैसलों का मसला है। सारे इदारे सबको इक्वल ट्रीट करें, इस पर जो है वो सवालात उठते हैं। जब ये खामियां दूर कर ली जाएंगी, इन मसाइल को एड्रेस कर लिया जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा निज़ाम का कोई इशू है। निज़ाम का इशू इसलिए हम समझते हैं कि ये जिनको इख्तियार दिया जा रहा है या इख्तियार में जो लोग आते हैं, वो आइन के मुताबिक नहीं चल रहे होते, वो उन कवानीन की खुद पाबंदी नहीं कर रहे होते, तो अवाम से वो कैसे पाबंदी करवाएंगे। करप्शन ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि बंदा खुद जो है वो पासदारी करे। अगर आप अवाम से तवक्को करते हैं कि वो इशारे का एहतराम करे, तो आपको भी जो है कि अवाम जो है वो इस हवाले से कानून का एहतराम करे, तो जो बड़े हैं उनको भी कानून का एहतराम करना होगा। वीआईपी कल्चर अगर आप समझते हैं कि ख़त्म हो, तो पहले मुझे और आपको मिसाल कायम करनी होगी कि हम उस कल्चर का हिस्सा ना बने, बल्कि सादगी इख्तियार करें। अगर हम कहते हैं कि हमारा रहन सहन और सारी चीज़ें सादा हों, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हों, तो मुझे और आपको पहले आगाज़ करना होगा। जब ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो फिर निज़ाम जो है वो तबाह होता है, निज़ाम ख़राब होता है। जो अकरबा परवरी है, मेरे कैसे लिए साहब, कानून को गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमारी इस हवाले से डिस्कशन हो रही थी। खल साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि तमाम सियासी जमातों के मंशूर तो बहुत प्यारे होते हैं, दिल को भाते हैं, ज़हनों में समझ आते हैं, लेकिन मंशूर पर अमल दरामद नहीं होता। तो जमात इस्लामी पाकिस्तान भी दूसरी सियासी जमातों की तरह मंशूर की एक लाइनें लेकर आ गई, या फिर कोई ऐसा अलग तरह का काम जो आवाम को वाक़तन अट्रैक्ट कर सके कि जमात इस्लामी को ही वोट देना है, जो आपका मोटो है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। क्यों हल सिर्फ जमात इस्लामी? देखिए, ये जमात इस्लामी का जो मंशूर है वो दूसरी जमातों की तरह कागज़ का टुकड़ा नहीं है। हमने इस पर बड़ी मेहनत की है, बहुत अरकरेज़ी है, क़यादत का विजन है, फ़हमो फ़रासत है। 1400 के करीब पीएचडीज़ ने मुख्तलिफ ग्रुपों में काम करके पाकिस्तान है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मामूली एक्सरसाइज नहीं है जो जमात इस्लामी ने की है। वो इसलिए की है कि हमारे पास अमली तौर पर इस पर इम्प्लीमेंट करने का पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बाकार टीम मौजूद है। जमात इस्लामी को जहाँ जब भी मौका मिला, जमात इस्लामी ने डिलीवर किया। वो अमीर जमात इस्लामी सीनियर वजीर की सूरत में हो, वो कराची के मेयर की सूरत में नेमतुल्लाह खान हो, वो इनायतुल्लाह खान हो, और इसी तरह जहाँ जहाँ जमात इस्लामी को अवाम ने मौका दिया है, एतमाद किया है, जमात ने उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई, बल्कि वादों को पूरा किया है। अब भी हम समझते हैं कि हमारा जो मंशूर है, जिसमें तमाम मसाइल का हल हमने बयान किया है, जिसमें ख़वातीन के हकूक़ की बात की गई है, जिसमें मुआशी निज़ाम की बात की गई है, जिसमें महंगाई बेरोज़गारी का खात्मा कैसे करना है, कैसे खारजा और दाखिला महाज़ों पर बराबरी की सतह पर पूरी दुनिया से जो है वो ताल्लुकात रखने हैं, यूथ के साथ किस तरह मामला करना है कि वो मायूसी से निकले और पाकिस्तान को सर्व करे, किस तरह तलबा और तालबात के मसाइल को स्कॉलरशिप के ज़रिए, फ़ीसों में कमी के ज़रिए हमने एड्रेस करना है, किस तरह बच्चों को 3.25 करोड़ बच्चों को जो है वो स्कूलों में लेके जाना है, किस तरह यहाँ पर जो है जो किसानों के मसाइल हैं, एक ज़री मुल्क होने के हवाले से हम बहुत पीछे रह गए हैं। कोई सब्सिडी नहीं है, खाद, बीज, बिजली, हर चीज़ महंगी है। किसान पूरा साल मेहनत करता है, लेकिन उसके घर का चूल्हा ठंडा हो रहा है। इन सारी चीज़ों पर हमने पूरी तरह तैयारी की है। किस तरह यहाँ के ताजर को मुतमिन करना है कि वो बाखुशी जो है वो हुकूमत को टैक्स भी दे और आगे बढ़ के जो है वो हुकूमत की हेल्प करे और मुल्क की तरक्की में अपना जो है वो किरदार अदा करे। अगर हम ये देखें कि यहाँ जितने मकतबा फ़िक्र हैं, जितने शोबा ज़िंदगी हैं, वो वकला हैं, वो यूथ है, वो किसान हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो मज़दूर हैं, यहाँ तक कि कोई दिहाड़ीदार बंदा जो है जमात इस्लामी उसके हालात पर भी वर्किंग कर चुकी है कि जब हम आएंगे इंशाअल्लाह ताला तो हम इसको कैसे बेहतर करेंगे। इसलिए दीगर जो पार्टियां उनके लिए मंशूर एक मजाक है, कागज़ का एक पुर्जा है और मिलता जुलता है। जिस तरह इन सारे लोगों के मंशूर मिलते जुलते हैं, इसी तरह इनकी कारकर्दगी भी मिलती जुलती है, क्योंकि मंशूर सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये लाते हैं।
उस पर पैसा खर्च करते हैं, लोगों तक सब्ज़ बाग और नारे जो हैं वो पहुँचाए जाते हैं, बाद में इक़्तिदार में आके उनको भूल जाया जाता है। लेकिन जमात-ए इस्लामी का इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एक संजीदा लाहे-अमल है और अल्लाह ने हमें मौका दिया, अवाम ने हमें वोट के ज़रिए इज़्ज़त से नवाज़ा, तो हम अवाम की इज़्ज़त को बहाल करेंगे, पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे और पाकिस्तान को सफ़े अव्वल का मुल्क बनाएँगे इंशाअल्लाह। जो ठीक है। उम्मत मुसलमान और दीगर इस्लामी ममालिक को इससे तवक्कुआत हैं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह वो पूरी करेगा। इसके अलावा सूद के हवाले से जमात इस्लामी ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया, जिसको सराहना चाहिए। लेकिन बात यह है कि बैरूनी कर्ज़ों की मद में जो हम सूद ले चुके हैं, जमात इस्लामी की क्या स्ट्रेटजी है? क्या वो सूद दिया जाएगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, सूद जो है वो एक जंग है, अल्लाह से जंग है। मैं नहीं कह रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम इस जंग को हरगिज़ जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। हम आते ही पहला काम जो है वो सूदी मुईशत से निजात का ऐलान करेंगे। ये चीज़ ना तो एक दिन में यहाँ तक आई है कि 22% जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट है, जो कि इस खित्ते में सबसे ज़्यादा है। जमात-ए इस्लामी इस पर पूरा एक वाज़ेह लाहे-अमल रखती है, पूरा एक हमारे पास मैकेनिज़्म मौजूद है कि हम ग्रेजुअली इससे कैसे निकलेंगे और पाकिस्तान कैसे खुद मुख्तारी की तरफ आएगा। और ये एक तरीका है, जो मुआहदे किए गए होते हैं, रियासत के मुआहदे उनको पूरा करना होता है, उससे आप जो है ना ऐलान बरात नहीं कर सकते, तो उसका भी एक तरीकाकार होगा ज़ाहिर है, लेकिन ना तो एक दिन में इससे निकला जाएगा। लेकिन जमात इस्लामी के पास पूरा एक वाज़ेह लाहे-अमल है कि हम सूदी मुईशत का खात्मा कैसे कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम करेंगे और अपना ये वादा भी पूरा करेंगे और फिर ही पाकिस्तान में बरकत भी आएगी, पाकिस्तान में बहारें भी आएँगी और अल्लाह की मदद और नुसरत भी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। कल साहब, आप इस हवाले से, सूद के हवाले से क्या पूछना चाहेंगे कैसे हिसाब से कि जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की और इंटरनेशनल सतह पे? देखिए, मैं तो जिस तरह उन्होंने कहा, इसमें तो कोई बात दूसरी है ही नहीं कि सूद का जो निज़ाम है वो अल्लाह से जंग है और जंग जो है किसी सूरत भी हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह से कोई जंग जीत सकता है। और बीइंग मुस्लिम और फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसका आइन जो है, आइन पाकिस्तान, कुरान और सुन्ना जो है उसका जो प्रेम्बल होगा, तो ये जो कुरान और सुन्ना के मुताबिक एक तरफ हम सूद जो है उसकी जो है हमें सामना है और दूसरी जानब जो है शराब, यानी एक सरकारी सतह पर शराब तैयार होती है और उससे इनकम जो आती है वो बाकायदा सरकारी ख़जाने के अंदर शामिल होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि हमारे आईने पाकिस्तान और हमारे दीन के हवाले से बहुत बड़ी एक वायलेशन हो रही है। तो इस पे भी कोई है कि जो यानी नशा जो है उसको फैलाया जा रहा है सरकारी सतह पर और उसका बाकायदा पैसा सरकारी ख़जाने में जाता है। जी कैसर साहब, मनशियात के हवाले से जमात इस्लामी के पास क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, मनशियात जो है वो उसका इस्लाम में भी वाज़ेह हुक्म है और ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ की हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें एक प्लान और साजिश के तहत पूरी तरह पेनिट्रेट किया जा रहा है और तालीमी अदारे भी बड़े पैमाने पर जो हैं, तलबा और तालबात भी इससे मुतासर हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली चीज़ तो कौम को शऊर देने की ज़रूरत है कि मंशियात का इस्तेमाल जो है वो क्या इम्पेक्ट करता है हमारी ज़िंदगी पे। एक फ़र्द अगर इसका शिकार होता है तो पूरा ख़ानदान जो है वो तबाह हो जाता है, उसके बीवी बच्चे या उसकी बहन भाई और वालिदैन। तो हम इसको इंशाल्लाह एक तो शऊर बेदार करेंगे, दूसरा अपने इदारों को इफेक्टिव करेंगे, जो एंटी नार्कोटिक्स वगैरह बाकी इदारे काम कर रहे हैं उनको एफिशिएंट बनाएंगे ताकि जो बैरूनी बॉर्डर्स के ज़रिए स्मगलिंग का निज़ाम है उसको कंट्रोल किया जाए और अंदरूनी मुल्क के अंदर जो इस हवाले से मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, गैंग काम कर रहे हैं, माफियाज काम कर रहे हैं, उन पर गिरफ्त की जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे इदारे पूरी सलाहियत रखते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्स। कैसर साहब, आखिरी सवाल है, जो भी इस वक्त सियासी जमात बरसरे इक़्तिदार आती है, कुछ 6 महीने का टाइम मांगती है आवाम से, कोई 1 साल का वक्त मांगती है, आखिर में बात वही की जाती है कि जो आज महंगाई है ये पिछली आने वाली जो गुजर गई है सियासत या गवर्नमेंट गुजर गई उसका किया धरा है। जमात इस्लामी कितना वक्त चाहती है आवाम से इन हालात की सेटिंग के लिए?
देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है। मैं ये समझता हूँ कि जमाते इस्लामी ये समझती है कि जिस तेज़ी के साथ मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार है, पहले तो इस रिवर्स गियर में जो गाड़ी है, उसको पीछे जाने से रोकने का एहतमाम करना होगा। फिर जब ये चीज़ रुकेगी तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको आगे की तरफ जो है वो धकेला जाए, और फिर जाके ये इतना आसान नहीं होगा। जहाँ मुल्क को ले जाया गया है, वो बड़ा सोच समझ के ले जाया गया है, भेजने वालों ने उस पर बड़ा काम किया है, इंटरनेशनल इदारे इसमें इन्वॉल्व है, और इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान की अवाम सुख का सांस ले और ये मुल्क जो है ये तरक्की करे। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी का जो इब्तदाई इस पर होमवर्क है वो यही है कि हम ग्रेजुअली पहले नंबर पे हम इसकी डिक्लाइन की तरफ जाने वाली सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद मुल्क को आगे की तरफ ले जाएंगे। और इसको रोड मैप पर आते आते भी टाइम लगेगा। मैं कोई 90 दिन का, 100 दिन का, 300 दिन का कोई फार्मूला यहाँ नहीं दे सकता, ये कबल वक्त होगा। लेकिन जमात इस्लामी ये यकीन दहानी अवाम को ज़रूर करवाती है कि हम नेक नियति के साथ और हम इखलास के साथ, सलाहियत के साथ, तजर्बे के साथ हम ये पूरी इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लाने के लिए सबसे मौसर और बेहतरीन साबित हो सकते हैं। और वाहद हल जो है वो अब जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी को अवाम वोट करे, सपोर्ट करे, जमात इस्लामी को इक़्तिदार से नवाजें। हम इंशाल्लाह अवाम को खुशहाली से नवाजें, बदअमनी ख़त्म करेंगे, सुकून देंगे, और उनकी औलाद जो है उसके हवाले से बेफिक्री देंगे कि वो बेफिक्र होकर इस मुल्क में रहें, पढ़ें, तरक्की करें, और उनको रोजगार की सहूलत देंगे कि वो उनकी आंखों ना जाएं, बल्कि अपने मुल्क में रहकर कौम और मुल्क की खिदमत करें। अच्छा अपना कैसर रोजगार। साहब, अगर आपकी हुकूमत आती है या आप हुकूमत के इत्तेहादी होते हैं, तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से और अभी गजा फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है, इस पर आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी होगी? देखिए, हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। आज भी खल साहब पूरे पाकिस्तान में ये जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम ने ये जो है 5 फरवरी का सिलसिला शुरू किया था, जो आज यकजहती कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड है, पहचाना जाता है। पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो निकलते हैं और कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। आज भी पूरे मुल्क में जमात इस्लामी ने इस रवायत को कायम रखा, और आज बहुत बड़ी रैली से सिराजुल हक साहब ने यहाँ मार रोड पर जो है वो खिताब किया। हमारी पॉलिसी बिल्कुल दो टोक है कि कश्मीर जो है उसको यूएनओ की रेजोल्यूशंस के मुताबिक हक दिया जाए कि वो किसके साथ मिलना चाहते हैं। इंडिया के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखने के हम कायल हैं। पूरी दुनिया में हम किसी से कट ऑफ होने के कायल नहीं है, बल्कि खुददारी और गैरत के साथ हम चाहते हैं कि हमारे सबके साथ खुशगवार ताल्लुकात हों। जिस तरह फ़लस्तीन की आपने बात की, इजराइल अगर अपना कब्ज़ा छोड़ देता है और अपनी जो मुसलमानों को उसने अजियतें तकलीफ़ें दी हैं उसका सदेबाब करता है, तो हम उन लोगों के साथ भी मिलने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, टेबल टॉक करने के लिए तैयार है। लेकिन इसी सूरत में कि मुसलमानों का इस्तेहसाल ना हो, मुसलमानों को उनका हक दिया जाए, मुसलमान जो है उनकी ज़िंदगी को भी उतना ही कीमती समझा जाए जितना कि किसी और फ़र्द को जो है वो समझा जाता है। जो जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला है वो बंद हो, तो जमात इस्लामी इंशाल्लाह हुकूमत में आएगी, अपने दाखिला और खारजा जो पॉलिसियाँ हैं उनको रिविज़िट करेगी और सबसे ताल्लुकात रखेगी। लेकिन पहली बात यही है कि बराबरी की सतह पर, और जहाँ-जहाँ मुसलमानों का इस्तेहसाल हो रहा है, उस मामले को फौरी तौर पर रखवाने में अपना भरपूर और बड़ा किरदार जो है वो अदा करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ तर्जमान जमात इस्लामी पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है, जमात समझती है कि इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर फ़लस्तीन के साथ जो हालात बर्पा कर दिए गए हैं, कश्मीर के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ जो हालात बर्पा करती हैं, कि उसके खिलाफ भी वाज़ेह स्टैंड जमात इस्लामी रखती है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया कि जमात इस्लामी किरदार अदा करेगी, टेबल टॉक के लिए रास्ता हमवार करेगी। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, उनको भी रूटीन की सूरत हाल वाज़ेह करेंगे। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दीगर सियासी जमातें एक वक्त में साइड लाइन लगाने की कोशिश की जाती है, जिस वजह से पाकिस्तान में एक सियासी क्राइसिस आते हैं, जमात इस्लामी इसके खात्मे के लिए भी काम करेगी। और अपने मंशूर के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया। वो कहते हैं कि
जमात इस्लामी का मंशूर जो है दूसरी सियासी जमातों की तरह महज कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जमात इस्लामी ने उस पर बहुत काम किया। ये वक्त की बात है कि 8 फरवरी के बाद अगर जमात इस्लामी पाकिस्तान इक़्तिदार में आती है तो ये वादे वही जो दूसरी सियासी जमातें अवाम के साथ करती हैं, जमात इस्लामी किस स्टैंड के साथ खड़ी है। लेकिन प्रोग्राम जैसे इख्तिताम पजीर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी बात जो मैं करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो वाहिद सियासी जमात है जो जमहूरी तस्वर की जाती है, और जमात इस्लामी पाकिस्तान अल खिदमत जैसे प्रोजेक्ट लेकर खड़ी है जिनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। और जमात इस्लामी ने माजी में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट खड़े किए जिन्होंने अवाम के लिए बड़ा मौसर किरदार अदा किया है। तो जमात इस्लामी इस हवाले से काफ़ी वादे जो आवाम के साथ करती है काफ़ी हद तक उस पर काम कर चुकी है, लेकिन 8 फरवरी की तारीख़ जो है ये वाज़े कर देगी कि 8 फरवरी जो है कहाँ तक पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करती है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद कल को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।